हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे कन्वर्टर वाला टॉपिक जो सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन का है। कन्वर्टर जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, उसका मैंने सभी को बोला था कि उसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके जवाब दिया है, पर मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। क्या क्वेश्चन था? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डीसी को एसी में बदलता है को कहते हैं। देखो, एसी को डीसी में बदलता वो तो होता है कन्वर्टर, परंतु क्वेश्चन में अपन को क्या पूछा है? डीसी को एसी में बदल रहा है। तो क्या होता है? कन्वर्टर नहीं होता है, रेक्टिफायर भी नहीं होता है, और इन्वर्टर होता है। देखो, कन्वर्टर एसी को डीसी में बदलता है, रेक्टिफायर भी एसी को डीसी में होता है, और डायोड भी एसी को डीसी में होता है। तो इन्वर्टर जो होता है वो डीसी को एसी में बदलता है। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, कई बच्चों के कमेंट बॉक्स में आए थे कमेंट, इन्वर्टर सही है। तो वो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने रिव्यू दिए। और पिछली वीडियो लाइव भी थी, तो लाइव चैट में बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्ट हुए थे, और क्वेश्चन मैंने जैसे ही पढ़ा उन्होंने सभी ने आंसर दिया। उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी अपन की वीडियो है जो लाइव चैट पे है, आप जल्दी से लाइव आ जाइए और अपन वीडियो के क्वेश्चन को आंसर दीजिए। लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछूंगी, उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर देना है। आज फिर अपन 20 क्वेश्चंस करेंगे कन्वर्टर के ही। कन्वर्टर को हिंदी में कहते हैं परिवर्तक, मतलब चेंज होना। एसी को डीसी में चेंज करना या डीसी को एसी में चेंज करना, ये क्या कन्वर्ट करना कहलाता है। तो आज अपन 20 क्वेश्चन करेंगे। आप उनके साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताएं, और लाइव चैट है वीडियो, तो आप आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि का उपयोग एक पूर्ण तरंग रेक्टिफायर बनाने के लिए किया जाता है? मतलब पूर्ण तरंग दिष्ट का रेक्टिफायर यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर। तो किस विधि का उपयोग एक फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन है ब्रिज, फर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि देखो एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे, ओएमआर सीट आएगी, अपन को उसको फिल करनी होगी। ओएमआर सीट में आपको लास्ट में एग्जाम से कुछ टाइम पहले भरना बताऊंगी कि भाई ओएमआर सीट कैसे भरते हैं। कई स्टूडेंट को तो भरनी आती है, पर कई जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको ओएमआर सीट भरनी नहीं आती है। फर्स्ट ईयर में भरते हैं, फिर भी सेकेंड ईयर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या भरना है, फिर वो गलत भरते हैं, इरेजर मांगते हैं, वाइटनर मांगते हैं। तो वो ओएमआर सीट भरने को अच्छी तरह से सीख लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि का उपयोग एक पूर्ण तरंग रेक्टिफायर बनाने के लिए किया जाता है? तो फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए अपन क्या करते हैं? 2 डायोड लेते हैं, या ब्रिज रेक्टिफायर होता है वो भी क्या फुल वेव के लिए ही होता है, तो उसमें 4 डायोड होता है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन आता है ब्रिज विधि द्वारा, मतलब 4 डायोड वही हो गया फुल वेव। सेंटर टेप विधि, सेंटर टेप विधि भी फुल वेव में ही होता है, 2 डायोड होते हैं। ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन में क्या होगा? ब्रिज मेथड भी होता है और सेंटर टेप मेथड भी होता है। तो ऑप्शन में आ गया ए एंड बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज इन्वर्टर में PWM स्विचिंग स्कीम का उपयोग किस लिए किया जाता है? अब मेन बात तो आती है PWM होता क्या है। तो P का मतलब होता है पल्स विथ मॉड्यूलेशन। PWM पल्स विथ मॉड्यूलेशन, इसका मतलब होता है PWM। तो क्वेश्चन में है, 3 फेज इन्वर्टर में PWM स्विचिंग स्कीम का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन में आ गया टोटल मॉडेस्ट फिल्टरिंग के साथ हार्मोनिक डिस्टॉर्शन में कमी करना, या लो ऑर्डर हार्मोनिक्स में कमी करना तथा हाई ऑर्डर हार्मोनिक्स में वृद्धि करना, सी है डीसी साइड के लोड को न्यूनतम करना, या डी है बैटरियों के जीवन में वृद्धि करना। PWM वाला होगा तो उसमें होगा लो ऑर्डर हार्मोनियम में कमी करना तथा हाई ऑर्डर हार्मोनियम में वृद्धि करना।
तो आप ये क्वेश्चन देखते रहिए, पूरी वीडियो आप आराम से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन तो आते ही है। वैसे कन्वर्टर में से बहुत कम आता है, ज़्यादातर सप्लीमेंट्री में आता है, फिर भी अपन वीडियो देखते हैं तो क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। 20 क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन अपन क्वेश्चन में रखेंगे, आप कमेंट बॉक्स में उनका उत्तर देना। साथ साथ अभी भी मैं आपको यही बोल रही हूँ, अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ लाइव चैट में आप इसका उत्तर भी देते रहिए, ताकि आपको इंटरेस्ट आता रहेगा। फेसबुक पे भी आज वीडियो अपलोड हुई थी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तो अपन कोई भी ट्रेड से अपन ITI कर रहे हैं तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तो सभी सब्जेक्ट ट्रेड्स में आता ही है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की वीडियो देखने के लिए आप फेसबुक पर पेज को फॉलो करके लाइक कीजिए और वीडियो का आनंद उठाइए, क्योंकि जिनके अगर बैक रह गई है या कई स्टूडेंट के तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में 0 मार्क्स आए थे, तो उनका तो सॉल्यूशन हो गया, रिजल्ट आ गया था कि 0 मार्क्स आए तो वो सभी स्टूडेंट पास हो गए। पर जिसके बैक रह गई है वो आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की वीडियो फेसबुक पर देख सकते हो। और इंस्टाग्राम की भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिंबल्स और वगैरह है, फ्री हैंड स्केच होते हैं, तो वो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। पेज को फॉलो करिए और अपने क्वेश्चन का फ़ायदा उठाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर जनरेटर सेट में बियरिंग किस प्रकार के होते हैं? मोटर जनरेटर सेट यानी कि MG सेट, ठीक है। मोटर जनरेटर सेट में जो बियरिंग लगी हुई होती है वो किस प्रकार की होती है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीस लुब्रिकेंट एंटी फ्रिक्शनल प्रकार, बी ऑप्शनल है ग्रीस लुब्रिकेंट फ्रिक्शनल प्रकार, A एंड B दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ग्रीस लुब्रिकेंट एंटी फ्रिक्शनल प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड रेक्टिफायर का कार्य है। जो डायोड होता है रेक्टिफायर का क्या कार्य होता है? पहला ऑप्शन है AC इनपुट वोल्टेज को फिक्स DC वोल्टेज में चेंज करना। दूसरा है फिक्स AC वोल्टेज को परिवर्तित DC वोल्टेज में चेंज करना। तीसरा ऑप्शन है फिक्स DC इनपुट वोल्टेज को नियंत्रित AC आउटपुट वोल्टेज में चेंज करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जवाब तुरंत दो कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर होगा AC इनपुट वोल्टेज को फिक्स DC वोल्टेज में चेंज करना, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में इनका जवाब भी देते रहिए साथ साथ, तो आपको इंटरेस्ट आता रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, विद्युत ऊर्जा को में परिवर्तित किया जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज कर सकते हैं? केमिकल एनर्जी में, मैग्नेट एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, या उपरोक्त सभी। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपन सभी में चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कर सकते हैं, मैग्नेटिक में करते हैं, केमिकल में करते हैं, और लाइट में कर सकते हैं। तो विद्युत रासायनिक ऊर्जा में भी कर सकते हैं, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में भी कर सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा में भी कर सकते हैं, या उपरोक्त सभी, मतलब तीनों में कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आ जाता है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, रोटरी कन्वर्टर आमतौर पर उपलब्ध होता है। देखो रोटरी कन्वर्टर मैंने पहले भी बताया था, सिंगल फेज और 3 फेज दोनों में ही होता है। तो सिंगल फेज, 3 फेज, A एंड B दोनों, या 12 फेज में किस में होता है? सिंगल फेज और 3 फेज में रोटरी कन्वर्टर में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल आवृत्ति बराबर होती है। देखो अब फुल वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर है और ब्रिज रेक्टिफायर। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि हाफ वेव में कितनी होती है, फुल वेव में रिपल आवृत्ति कितनी होती है और ब्रिज में कितनी होती है। अब सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि भाई हाफ वेव में कितनी होती है। तो हाफ वेव में है जो इनपुट रिपल फैक्टर आवृत्ति बराबर होती है हाफ वेव में। फुल वेव में कितनी होती है? दुगुनी होती है। और ब्रिज रेक्टिफायर में कितनी होती है, कौन बताएगा? ब्रिज रेक्टिफायर में भी दुगुनी
होती है। मतलब फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर करीब करीब बराबर ही होता है, तो फुल वेव में भी फ्रिक्वेंसी की दुगुनी होएगी, ब्रिज रेक्टिफायर में भी दुगुनी होगी, परंतु हाफ वेव जो होती है उसके अंदर बराबर होती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटरी इन्वर्टर की गति नहीं होती है। रोटरी इन्वर्टर की गति क्या होती है? स्थिर होती है, परिवर्तित होती है, तीव्र होती है, इनमें से कोई नहीं। देखो क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? रोटरी इन्वर्टर की गति नहीं होती है। क्या नहीं होती है? चेंज नहीं होती है, तो परिवर्तित नहीं होती, स्थिर होती है, परिवर्तित नहीं होती, तीव्र होती, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में क्या है? रोटरी इन्वर्टर की गति नहीं होती है। क्या नहीं होती है? कि परिवर्तित नहीं होती, मतलब चेंज नहीं होती है, फिक्स रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर जनरेटर सेट में खाली जगह है, मोटर खाली जगह जनरेटर से यांत्रिक रूप से जुड़ी हुई होती है। AC DC से, DC AC से, AC AC से, DC DC से। तो क्या मोटर जनरेटर सेट में AC मोटर DC जनरेटर से यांत्रिक रूप से जुड़ी हुई थी, तो इसका ऑप्शन AC DC होगा। ठीक है ना, देखो 10-20 हो गए हैं, तो अपन फटाफट अपन करते हैं, क्वेश्चन आगे से आगे करते रहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, MG सेट में मोटर जनरेटर में क्या समान होना चाहिए? तो क्या हो गया? RPM बराबर होता है, RPC बराबर होता है, RPS बराबर होता है, या उनमें से कोई नहीं। तो मोटर जनरेटर सेट में क्या समान होता है? RPM समान होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है ना, तो फटाफट अपन करते रह रहे हैं, आगे से आगे चलते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अधिक ऊर्जा अपेक्षित होता है तो कौन सा परिवर्तन मेथड प्रयुक्त किया जाता है? अधिक ऊर्जा मतलब ज़्यादा एनर्जी होती है, तो कौन सा चेंजिंग मेथड यूज में लेते हैं? तो मैं मेटल रेक्टिफायर, MG सेट, मरकरी आर्क रेक्टिफायर, या रोटरी कन्वर्टर। रोटरी कन्वर्टर होता है जो ज़्यादातर चेंजिंग में यूज में आता है। देखो आप फटाफट क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देती रहिए, ताकि आपको भी इंटरेस्ट आएगा और मुझे भी पढ़ाने में, लाइव चैट में मज़ा आएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं और अच्छा तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील पार्ट्स का प्रयोग करते हुए AC को DC में बदलने की विधि कौन सी होती है? कौन सी है? क्वेश्चन में गतिशील पार्ट्स मतलब कि मूवमेंट वाले गतिशील पार्ट्स का प्रयोग करते हुए AC को DC में बदलने की विधि कौन सी होती है? मरकरी आर्क रेक्टिफायर, सिलिकॉन नियंत्रण रेक्टिफायर, MG सेट, या धातु रेक्टिफायर। तो क्या होता है? गतिशील पार्ट्स का प्रयोग करते हुए तो कौन सा होता है? MG सेट। ठीक है ना, नहीं सॉरी, MG सेट नहीं होगा, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, SCR जो होता है मूवमेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटिंग से बचाव के लिए तुल्यकालिक मोटर के पोल फेस पर लगाते हैं। हंटिंग, अब क्वेश्चन में आ जाता है स्लिप रिंग मोटर का हंटिंग दोष के लिए कौन सी मोटर में स्लिप रिंग लगाते हैं? तो जैसे क्वेश्चन ये है कि हंटिंग से बचाव के लिए तुल्यकालिक मोटर के पोल फेस पर क्या लगाते हैं? स्लिप रिंग लगाते हैं, रोटेटिंग रिंग लगाते हैं, कम्यूटेटर लगाते हैं, या ब्रश लगाते हैं? तो क्या लगाते हैं? स्लिप रिंग लगाते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन हो गए हैं। आपको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए क्वेश्चन का आंसर, ताकि पता चलता रहेगा। और जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं, जो अपनी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप पूरी वीडियो को देख के सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिले। वीडियो को पूरी देख के लाइक और कमेंट और शेयर करना नहीं भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट कंट्रोल को मुख्यतया
कहाँ उपयोग में लिया जाता है। सॉलिड स्टेट कंट्रोल है, उसको कहाँ यूज में लेते हैं। डीसी मोटर की स्टार्टिंग में, एसी मोटर की स्टार्टिंग में, ए व बी दोनों, या स्टेपलेस रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग। तो डीसी मोटर की स्टार्टिंग में इसका यूज, एसी मोटर की स्टार्टिंग में भी इसका यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। देखो 10:15 बजी है, ठीक है ना, 10:30 तक अपन काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवर्ती स्पीड ड्राइव किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। ज़्यादातर मेरा वीडियो क्या आधा घंटा 25 से 30 मिनट के बीच में होता है, तो अपन आधा घंटा अगर मन लगा के पढ़ लेना तो अपन कभी भी नहीं भूल सकते हैं। कभी भी रात को भी अपन को कोई उठा के पूछे ना कि बेटा इसका क्या आंसर होगा, तो अपन ईमानदारी से मन लगा के अपन आधा घंटा भी पढ़ लेते हैं ना, तो अपन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट में मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवर्ती स्पीड ड्राइव किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। पहला ऑप्शन है प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक स्पीड के द्वारा तुल्यकालिक मोटर के प्रेरण मोटर के प्रेरकत्व सिद्धांत पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा, प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक स्पीड के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब देखो 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं थोड़ा दिमाग वाले, तो दिमाग लगा के अपन को करने पड़ेंगे। एग्जाम में आता है क्वेश्चन आ जाता है, या तो इसमें से कन्वर्टर का आ जाता है, या हाफ वेव ब्रिज रेक्टिव बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में से भी ये इस टाइप का क्वेश्चन एक आ सकता है। तो क्वेश्चन है हाफ वेव डिस्टकारी की डीसी निर्गत वोल्टता क्या होगी। हाफ वेव, देखो क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ना, हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज 3 होते हैं ना। तो हाफ वेव की डिस्टकारी की डीसी निर्गत वोल्टता मतलब VDC अपन को बताना है कितनी होती है। अब जैसे देख लो, अब मैंने ये साइड में लिखा है हाफ वेव में VDC बराबर 0.45 इंटू VRMS होता है, ठीक है ना। फुल वेव में अलग होगा, ब्रिज और फुल वेव करीब करीब सेम ही होता है। और फिर आ जाता है कि अगर पीक शिखर मान की वैल्यू निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है लगाए गए AC वोल्टेज का RMS वैल्यू बट्टा 0.707। तो पहले तो अपन का क्या क्वेश्चन था, 16वां क्वेश्चन क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर की DC आउटपुट वोल्टेज मतलब VDC मांग रहा है। ये क्या मांग रहा है, VDC। तो हाफ वेव की VDC कितनी हो गई, 0.45 VRMS। तो 0.45 VRMS कहाँ है, 4 ऑप्शन में, ये यहाँ पे। तो इसका आंसर ये राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा इस टाइप का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने का है, अपन आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही न्यूमेरिकल आता है, ऑप्शंस दे देते हैं, अपन सॉल्व करने के बाद जो ऑप्शन होता है उसको टिक करते हैं। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि अपन को सॉल्व करना है। एग्जाम में आप रफ पेपर पे सॉल्व करेंगे और उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से अपन को एक टिक करना। अब क्वेश्चन में है एक ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग से 24 वोल्ट प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना। RMS कितने हो रहे हैं, 24 वोल्ट प्राप्त हो रहे हैं। इस ट्रांसफार्मर को हाफ वेव रेक्टिफायर, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, हाफ वेव रेक्टिफायर से जोड़ा गया। हाफ वेव है तो VDC क्या हो गया, 0.45 इंटू RMS, और VS क्या हो गया, VS यानी कि शिखर वोल्टेज, ठीक है ना। तो शिखर वोल्टेज का क्या होता है, VRMS बटा 0.707। तो क्या क्वेश्चन है, इस ट्रांसफार्मर को हाफ वेव रेक्टिफायर से जोड़ा गया है, गणना करो प्राप्त DC वोल्टेज और PIV, पीक इन्वर्स वोल्टेज कहो या VS कहो, एक ही बात है। तो अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि भाई क्या करना है। तो पहले तो अपन VDC निकालते हैं। तो DC बराबर कितना आ गया, 0.45 इंटू VRMS। तो 0.45 इंटू VRMS आपको कितना दिया है, 24। तो ये 24, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से। मोबाइल देखो, मोबाइल एग्ज़ाम के अंदर सिंपल सा कैलकुलेटर जो पॉकेट कैलकुलेटर होता है वो एग्ज़ाम में यूज कर सकते हैं, तो आपको कैलकुलेशन करने की कहीं कोई दिक्कत
नहीं आएगी। अब क्या है, 0.45 इंटू 24 कितना आ गया, 10.8 वोल्ट। तो VDC कितना आ गया, देखो आप ढंग से देखो, 10.8। तो VDC अपने पास कितना आ गया, VDC 10.8 वोल्ट। तो एक क्वेश्चन का तो अपन ने ये कर लिया। अब ये दूसरा पूछ रहा है PIV को अपन VS भी कर सकते हैं। अब VS, इसका फॉर्मूला क्या होता है, VS का लगाए गए AC वोल्टेज का RMS मान बटा 0.707। तो 24 बटा 0.707 कर देते हैं, तो ये अपने पास वैल्यू आ जाती है। तो अपन को क्या करना है, VS निकालना है। तो VS बराबर कितना है, लगाए गए AC वोल्टेज का RMS वैल्यू। तो AC वोल्टेज की RMS वैल्यू कितनी है, 24 बटा फॉर्मूला 0.707। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। 24 के अंदर 24 डिवाइडेड 0.707 सॉल्व किया तो कितना आ गया, 33.9। तो 33.9 करो या 34 करो, एक ही बात है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने से क्या आया, 33.9 वोल्ट या 34 वोल्ट, ठीक है ना। तो अब आपके MCQ जो हैं, उसमें MCQs में आपके क्वेश्चन में आ गया तो ऑप्शन में, तो अपन को कौन सा टिक करना है, जिसके अंदर 10.8 वोल्ट और 34 वोल्ट हो, वो अपना सही ऑप्शन है। आई समझ में बात, इंटरेस्ट आया या नहीं आया क्वेश्चन करने का। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन अपन फुल वेव का भी करते हैं, और फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगी जो सॉल्व आपको खुद को करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका उत्तर बताना है। देखो 18वां क्वेश्चन, दिमाग लगाइए, फॉर्मूला मैंने साइड में लिखा हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैं क्वेश्चन पढ़ूँ उससे पहले कमेंट करके उत्तर ज़रूर बता दो। क्वेश्चन है 18वां, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी यानी कि फुल वेव की DC निर्गत वोल्टता क्या होगी। मतलब VDC बताना है, किसका बताना है, फुल वेव का। किसका बताना है, फुल वेव का। देखो हाफ वेव का तो मैंने बताया था 0.45। अब फुल वेव का देखो यहाँ पे दिया हुआ है, फुल वेव का 0.9 इंटू VRMS। फुल वेव का VDC और VS का फॉर्मूला 2 इंटू VRMS बटा 0.707। देखो फुल वेव है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और हाफ वेव होगा तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, फॉर्मूला होगी वो, ठीक है ना, VS निकालने के लिए। और VDC के लिए तो आपको पता ही है कि भाई फुल वेव है तो 0.9 हो गया, और हाफ वेव था तो 0.45 था, तो डबल हो गया ना, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। अब अपन क्वेश्चन है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की DC निर्गत वोल्टता क्या होगी। अब मैंने आपको बताया था 0.90, तो ये आपकी आ गई 0.9 RMS जो हो गई फुल वेव की हो गई है, ठीक है ना। जैसे हाफ वेव में अपन ने क्वेश्चन किया था, वैसे फुल वेव में भी अपन एक क्वेश्चन करते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम में आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो कैलकुलेटर हमारे सबके यूज़ में आता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ नहीं आता। सिंपल सा कैलकुलेटर हमारे एग्जाम में वर्कशॉप कैलकुलेशन में भी काम आता है और थ्योरी में भी काम आता है, तो अपन के एग्ज़ाम में अलाउ होता है। तो आप आराम से क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर लीजिए। एक ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग से 24 वोल्ट प्राप्त हो रहे हैं। देखो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, परंतु है एकदम सिंपल सा, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग से 24 वोल्ट प्राप्त हो रहे हैं। इस ट्रांसफार्मर में 2 डायोड जुड़े हैं। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, 2 डायोड जुड़े हुए हैं, मतलब फुल वेव। तो VDC ज्ञात करो। तो फुल वेव है तो VDC कितना होगा। अब देखते हैं अपन इसको सॉल्व करते हैं।
VDC कितना है, VDC अपने पास फुल वेव है तो 0.9 इंटू VRMS, ठीक है। तो 0.9 इंटू VRMS कितना है, 24। तो 0.9 को 24 से अपन मल्टीप्लाई करते हैं। 0.9 इंटू 24 कितना आ गया, 21.6 वोल्ट। कितना आया देखो आप, 21.6 वोल्ट। तो यहाँ पे VDC कितना आ गया, 21.6 वोल्ट। एक तो अपन ने ये सॉल्व कर लिया। VDC ज्ञात करना है इसमें, तो अपन ने VDC ज्ञात कर लिया। अगर अपन से ये पूछे भाई VS भी ज्ञात करो, अगर क्वेश्चन में अपन से पूछ ले भाई VS भी ज्ञात करो, तो अपन VS भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो VS अपन निकालते हैं, अपन इसमें ये भी जोड़ देते ज्ञात करो, और VS भी ज्ञात करो। VS या इसको PIV भी कहते हैं। तो अपन इसका ज्ञात कर लेते हैं, VS ज्ञात कर लेते हैं। तो 2 डायोड है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि फुल वेव है। VRMS कितना था अपने पास, 24 बटा 0.707, ठीक है ना। 2 इंटू 24 बटा 0.707। तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ गया, 48। अब इसमें 0.707 का भाग दे देंगे, 0.707 का भाग दे दिया तो कितना आ गया, 67.89, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 67.89 वोल्ट, या अपन इसको 68 भी लिख सकते हैं। तो VS। अब अपने ऑप्शन जहां आ रहा है 21.6 और 68, उसको अपन टिक कर देते हैं। तो ये 19वां क्वेश्चन अपन ने ऐसे सॉल्व किया। आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो आप एक बार वापस ढंग से क्वेश्चन को देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब अपने ऑप्शन में आ गया कि 21.6 और 68 जहाँ है अपन उसको अपन टिक कर देते हैं। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, 10:27 हो गए हैं, ठीक है ना। तो अब लास्ट क्वेश्चन है, अपन देखते हैं। क्वेश्चन है 20वां लास्ट, किस प्रकार के AC से DC परिवर्तक में लॉसेज कम है। जो AC से DC कन्वर्टर होता है उसके अंदर लॉसेज कम होते हैं। कौन सा जो कन्वर्टर होता है, पहला है MG सेट, दूसरा है रोटरी परिवर्तक, तीसरा है मरकरी आर्क लैंप या मेटल रेक्टिफायर। जो मेटल रेक्टिफायर होता है उसके अंदर लॉसेज बहुत कम होते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये 20 क्वेश्चन आज अपने कंप्लीट हो गए हैं। 10:28 हो गए हैं। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके उत्तर बताइए। अच्छा, और आप जो कमेंट बॉक्स में A B C ऐसे लिख रहे हो ना बेटा, आप उसका उत्तर लिखिए। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, जैसे अभी मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था तो आपने, किसी ने B लिख दिया, किसी ने A लिख दिया, किसी ने C लिख दिया। नहीं, उसका उत्तर आप इन्वर्टर है तो आप इन्वर्टर लिख के बताइए, तो ठीक है ना। अब ये जो 2 क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आप तुरंत से पढ़िए और कमेंट बॉक्स में तुरंत से जवाब दीजिए। अगर जल्दी से नहीं जवाब दे सकते तो आराम से पूरी वीडियो को देख के शांति से तसल्ली से इसका जवाब दीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा होगा सेटिस्फाई कि हाँ, हम जो पढ़ रहे हैं हम परफेक्टली पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आ रहा है आपके, एक ब्रिज रेक्टिफायर परिपथ ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वोल्टेज VRMS 30 वोल्ट हो तो आउटपुट DC वोल्टेज क्या होगी। देखो, ब्रिज रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर फॉर्मूला एक ही है। बार बार मैं आपको बता रही हूँ, फॉर्मूला इसका एक ही है, ब्रिज रेक्टिफायर और फुल रेक्टिफायर का। तो क्वेश्चन है ब्रिज रेक्टिफायर, आप इसको ब्रिज की जगह आप फुल भी लिख सकते हो, ठीक है ना। फुल रेक्टिफायर परिपथ में ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वोल्टेज VRMS कितनी है, 30 वोल्ट है। कितनी है, 30 वोल्ट है। तो VDC कितना होगा।
तो इसका ऑप्शन है 24 वोल्ट, 27 वोल्ट, 30 वोल्ट या 36 वोल्ट। इसका ऑप्शन जो सही है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओ। मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दूंगी, पर पहले आप उत्तर दोगे तब मैं आपको बताऊंगी कि इसका आंसर कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, यदि निवेशी यानी इनपुट एसी वोल्टेज 36 वोल्ट हो तो हाफ वेव रेक्टिफायर का डीसी आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। अब देखो ये पूछ रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना। हाफ वेव का फॉर्मूला क्या होता है 0.545 इंटू VRMS, और फुल वेव क्या क्या होता है 0.9 इंटू VRMS। तो अब इसमें जितना भी है उसको 36 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आता है वो आपके डीसी आउटपुट वोल्टेज होगा। तो क्वेश्चन में आप ढंग से पढ़ो, इनपुट एसी वोल्टेज 36 वोल्ट है, कितना दिया हुआ है 36 वोल्ट दिया हुआ है। इसमें कितना दिया था 30 वोल्ट था, फुल वेव था। फुल वेव में कितना होता है 0.9 इंटू VRMS, VDC बराबर, और हाफ वेव में क्या है VDC बराबर 0.45 इंटू VRMS। तो इसको मल्टीप्लाई करके आप इसका उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से आप मुझे बताइए, और अपने रिव्यू ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारी लाइव चैट की वीडियो कैसी लगी है। पूरी वीडियो को तसल्ली से देखिए, समझ में नहीं आता है तो दोबारा 2-3 बार आराम से देखिए, और आराम से वीडियो को देखकर पूरी लाइक करके कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जो स्टूडेंट अपने चैनल की लिंक में नहीं जुड़े हैं उनको भी आप वीडियो को लिंक शेयर करके जोड़ दें। व्हाट्सएप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फेसबुक की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ के भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं वीडियोज़ का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।